हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे। हाजिर हूँ हमारे नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है बैक टू स्कूल। तो पिछली वीडियो तक हम दिल्ली सल्तनत डिस्कस करते आ रहे थे और हमने आपके साथ स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी डिस्कस कर लिया था। तो दिल्ली सल्तनत में और दो छोटे मोटे डायनेस्टी बचते हैं, उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे मुगल एम्पायर वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आगे आता है हमारा एक सैयद डायनेस्टी, उसके बाद आएगा लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम सैयद डायनेस्टी को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश होता है और कौन कौन से इसके रूलर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सैयद डायनेस्टी जिसका टाइम ड्यूरेशन 1414 से लेकर 1451 तक का है, एक लंबे समय तक रूल कर रहे हैं। और कैसे इनका स्टेब्लिश होता है ये देख लेते हैं। एक बैकग्राउंड समझिए कि एक सैयद डायनेस्टी आया कहाँ से। याद कीजिए, जब हम तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि तैमूर का इन्वेजन होता है इंडिया में, और जो भी छोटा रूलर होता है लास्ट टाइम का, उसे वो हरा कर पर्टिकुलर पूरे एरिया पर कब्जा कर लेता है और लूटपाट मचाता है। कहा जाता है कि तैमूर जब वापस इंडिया से जाता है तो दिल्ली की सड़कों पर बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, इतना क्रूएल रूलर था वो। तो जब तैमूर इंडिया में इन्वेड कर रहा था, उसी टाइम में एक खिज्र खां इसका हेल्पर था। इसी ने इसे हेल्प किया था इंडिया में, जितने भी इसने अटैक किए थे तुम। तो जब तैमूर दिल्ली से वापस अपने एरिया को, जहाँ से वो आया था वेस्टर्न एरिया से, जब वापस जाता है तो खिज्र खान को इस पूरे एरिया को रूल करने के लिए देके जाता है। उनके बिहाफ पर कौन रूल करेगा यहाँ पर? तो खिज्र खान। तो खिज्र खान यहीं से सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। तो खिज्र खां के विषय में थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो खिज्र खां, जिसे फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी भी कहा जा रहा है, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है 1414 से लेकर 21 तक का है। बहुत लंबे समय तक शासन नहीं करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसने ही सैयद डायनेस्टी को दिल्ली सल्तनत में स्टेब्लिश किया था। तो जब हमसे अगला सवाल आता है कि अगर सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो ये खिज्र खान है। देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कभी भी अपने आप को रॉयल टाइटल जैसे कि महाराज, महाराजा धीराज या सम्राट, ऐसी कोई टाइटल नहीं गेन करता है, ज्यूम करता है, और अपने आप को रैयत आला के नाम से, वेजल जिसे हम जागीरदारी कहेंगे, जागीरदार एज ए तैमूर का जागीरदार या जो भी उसके इंसेस्टर होंगे या सक्सेसर होंगे, उसके जागीरदार के तौर पर ये काम करता है। और रैयत आला, ये पॉइंट याद रखेंगे कि रैयत आला की टाइटल किसने एज्यूम किया था? तो वो खिज्र खां था, जो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर भी था। तो दो पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी खिज्र खां, और रैयत आला की उपाधि धारण करता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी 1421 में डेथ हो जाती है, और मुबारक शाह इसको सक्सेसर, जो इसका सक्सेसर होता है, वो मुबारक शाह आगे रूल करना स्टार्ट करता है। तो अब आगे हम देखते हैं मुबारक शाह के विषय में। देखिए, मुबारक शाह, इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। 1421 से लेकर 1434 तक रूल कर रहा है, थोड़ा समय है इसके पास। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सैयद डायनेस्टी का पहला ऐसा रूलर था जिसने जागीरदार अपने आप को नहीं कहा, अपने आप को किंग की तरह, सम्राट की तरह, राजा की तरह रूल करना स्टार्ट करता है। तो ये पॉइंट जब भी अगर आए कि किसने सबसे पहले रूल करना स्टार्ट किया एज किंग के तौर पर सैयद डायनेस्टी में, तो ये मुबारक शाह ही था। इससे जुड़ा एक अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने मुबारकाबाद सिटी की, बैंक ऑफ यमुना रिवर के, जमुना रिवर पे जो बरसा हुआ था मुबारकाबाद सिटी, वहीं पर इसने इसकी स्थापना की थी। कहा जाता है कि इसी मुबारकाबाद सिटी को जब वो देखने जा रहा था तो कुछ लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी और नए रूलर आ गए थे। तो यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, मुबारकाबाद सिटी की स्थापना कौन कर रहा है, स्टेब्लिश कौन कर रहा है? तो मुबारक शाह। और तीसरा पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट इसके लिए है, यहाँ से एक तारीख़ मुबारक शाही बुक थी। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तारीख़ मुबारक शाही का राइटर कौन है। तो इसी के दरबार में अहमद सरहिंदी एक राइटर रहता था। उस समय नॉर्मल बात होती थी, जितने भी राजा महाराजा होते थे अपने दरबार में पेंटर, राइटर वगैरह रखते थे, जो उनकी ही खुश खुशामदी करते थे और उनके ही खुश करने के लिए बुक्स वगैरह लिखे रहते थे। इसी में अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी। उसको खुश करने के लिए लिखा होगा ऑब्वियसली, तारीख़ मुबारक शाही है तो याद रखेंगे, तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखा? अहमद सरहिंदी ने। इसका जो सक्सेसर था मोहम्मद शाह, नेफ्यू जो था, इसी ने कहा जाता है कि इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा मुबारक शाह के विषय में। एज ए किंग रूल करना स्टार्ट करता है, मुबारकाबाद सिटी की स्थापना करता है, और इसके टाइम में ही तारीख़ मुबारक शाही लिखी जाती है अहमद सरहिंदी के द्वारा। तो आगे हम देखते हैं अगला सक्सेसर जिसका है मोहम्मद शाह के विषय में। तो देखते हैं फिर मोहम्मद शाह
ये भी सैयद डायनेस्टी का थर्ड रूलर है। इसका टाइम ड्यूरेशन जो है 34 से लेकर 1434 टू 1445 तक रूल कर रहा है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, उसे हम देखते हैं। इसने जो उस समय के मालवा का रूलर था उसे बहलोल लोदी नामक एक पर्सन के हेल्प से हराता है। ये बहलोल लोदी आगे आकर देखेंगे कैसे लोदी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मालवा के रूलर को ये बहलोल लोदी की हेल्प से कौन, मोहम्मद शाह डिफीट करता है, हराता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जरूरी है। इसी से खुश होकर इसने बहलोल लोदी को खाने खान खाना की उपाधि टाइटल दिया था। अक्सर पूछा जाता है कि खाने खान खाना की टाइटल किसे दिया गया था, तो बहलोल लोदी को। किसके द्वारा दिया गया, तो मोहम्मद शाह जो सैयद डायनेस्टी का रूलर था। 2 पॉइंट याद रखना जरूरी है। खाने खान खाना की उपाधि बहलोल लोदी, और किसने दिया, मोहम्मद शाह ने। तो ये याद रखेंगे हम। अगला देखते हैं, इसका एक सक्सेसर था अलाउद्दीन शाह, जिसे कहीं कहीं आलम शाह भी कहा गया है। बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसे आलम शाह भी कहा है, अलाउद्दीन शाह भी कहा है। तो ये सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर बनता है। इसी को डिफीट करके बहलोल लोदी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। तो लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो अलाउद्दीन शाह है, कहीं कहीं से आलम शाह भी कहा गया है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, अलाउद्दीन शाह और आलम शाह लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी था। इसके बाद हम कैसे लोदी डायनेस्टी आती है, बहलोल लोदी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं, उसे देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो लोदी डायनेस्टी है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत लंबा समय रहता है। 1451 से लेकर 1526 तक, तो मुझे एक लंबे समय तक रूल कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि तब तक कोई भी बाहर से इन्वेजन नहीं होता है, कोई बाहरी शासक इंडिया पर अटैक नहीं करता है। लेकिन जब बाहर से इन्वेजन हो रहा है तब इनकी डायनेस्टी कोलैप्स हो जाती है। वो हम आगे देखेंगे कैसे होती है। तो बहलोल लोदी के विषय में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-4 इंपॉर्टेंट ही हैं कि उसे हम देखते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी है। अगर कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी कौन है, तो बहलोल लोदी है, हम याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकल कर आता है, कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियन ने ऐसा मेंशन किया है कि ये पहली अफगानी डायनेस्टी थी, पहली अफगानी वंशज थे जिसने दिल्ली पर शासन किया था, दिल्ली पर रूल किया था। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने फर्स्ट अफगानी रूलर या डायनेस्टी कौन थी जिसने दिल्ली पर रूल किया था, तो हम देखेंगे लोदी डायनेस्टी थी। और इसने पर्टिकुलर बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर रखा था। अब इसने गुजरात वगैरह, ग्वालियर वगैरह जो इलाका है नीचे, इस एरिया पर भी कब्जा करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा। हम देखते हैं इसके विषय में एक और एक कहावत कहा जाता है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, इसे हम नहीं जानते, उसमें नहीं जाते। लेकिन ये देखते हैं इसके विषय में कहा जाता है कि कभी भी ये गद्दी पर नहीं बैठता था, जो सिंहासन होता था, थ्रोन होता था, उस पर कभी भी नहीं बैठता था और अपने जितने भी नोबल थे उनके साथ नीचे चटाई बिछाकर बैठता था। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए जनरल नॉलेज हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा रूलर था जो नीचे चटाई बिछाकर बैठता था अपने नोबल के साथ, तो ये बहलोल लोदी था। अनफॉर्चुनेटली 1489 में इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद लोदी डायनेस्टी का सबसे बड़ा रूलर जो बहुत लंबे समय तक शासन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं उसको हम देखते हैं, वो है हमारा, इसका सक्सेसर था सिकंदर लोदी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, बहुत सारे फैक्ट भी हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले सिकंदर लोदी, जिसे कहीं कहीं सिकंदर शाह भी कहा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। अगर सिकंदर शाह लिखा हो या सिकंदर लोदी लिखा हो तो दोनों ही पॉइंट सही माने जाएंगे। इसी का नाम था सिकंदर लोदी। ये 1489 से लेकर 1517 तक रूल कर रहा है, 28 ईयर तक रूल कर रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है, उस समय 28 ईयर रूल करना आसान नहीं था, लेकिन सिकंदर लोदी 28 ईयर रूल करता है। 28 ईयर अगर रूल करेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। इसने जो करंट बिहार वाला इलाका है, नीचे ग्वालियर वाला इलाका, एमपी वाला इलाका, इन सारे एरिया को विन कर लिया था, जीत लिया था और लोदी डायनेस्टी का एक्सपेंशन किया था। तो इसके टाइम में जो बहलोल लोदी नहीं कर पाते हैं, ये सिकंदर लोदी करता है और आगे बिहार वाला जो मैदानी इलाका है वो पूरा का पूरा रूल करता है और नीचे मालवा वगैरह एरिया में भी घुसाता है। और साथ में ग्वालियर इलाका भी हम देख रहे हैं कि यहाँ रूल करना स्टार्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने आप को थोड़ा सा साम्राज्य विस्तार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके एग्जामिनेशन में इससे पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ आगरा सिटी, जो वर्तमान में भी आगरा शहर है, इसकी स्थापना किसने की, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना की है। ये पॉइंट याद रखेंगे।
तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया। इसके बाद 2 ईयर्स के बाद 1506 में आगरा को ये अपना कैपिटल बनाता है, राजधानी बनाता है। पहला ऐसा रूलर दिल्ली सल्तनत का था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। पहला रूलर जिसने आगरा को अपना कैपिटल बनाया 1506 में, ये सिकंदर लोदी था। तो ये 2 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर की स्थापना कर रहा है 1504 में, एंड 1506 में ये एज ए कैपिटल उसे एज्यूम करता है। इसके साथ ही साथ इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसने माप की एक नई सिस्टम गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस की थी। करंट में देखिए, जैसे पर्टिकुलर लैंड को, एरिया को नापना हो, मापना हो, तो हम क्या देखते हैं, स्क्वायर फुट में या कहीं कट्ठा, बीघा, या बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे लैंड की मापी होती है। लेकिन इसने एक नए फीचर इंट्रोड्यूस किया था, गजे सिकंदरी। इसी से लैंड की मापन होती थी इसके टाइम में। तो ये याद रखें, गजे सिकंदरी किसने इंट्रोड्यूस किया? सिकंदर लोदी ने। क्या था गजे सिकंदरी? तो लैंड नापने का एक तरीका था। ये पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है तीसरा। और आगे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसने अपने फादर जो बहलोल लोदी थे उसके टॉम की स्थापना कहाँ करा, बनवाता है कहाँ? दिल्ली में। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, सिकंदर लोदी किसका? बहलोल लोदी का टॉम बनवा रहा है दिल्ली में। तो बहलोल लोदी का टॉम कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के हिसाब से। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी जितना हिंदू हो के प्रति उतने ही मुस्लिमों के प्रति क्रूएल था। क्रूएल इन सेंस जो भी उसके कस्टम उसके बुरे लगते थे उन्हें ये बैन कर देता था। हिंदुओं के विषय में भी कहा जाता है कि जो लोग गलत काम करते थे उन्हें हैवी पनिशमेंट देता था। साथ ही साथ मुस्लिमों पे भी करता है। तो कुछ हिस्टोरियन ने ऐसा मेंशन किया है कि इस्लाम धर्म में, मुस्लिम्स में जो भी इसे कस्टम पसंद नहीं आते थे उसे बैन करता था। कौन कौन से कस्टम? देखिए, सबसे पहले इसने बैन किया कि मुस्लिम वुमेन कोई भी सूफी संत के जो भी दरगाह, मज़ार वगैरह पे जाती हैं उन पे नहीं जाएंगी, इसने बैन कर दिया था। तो पहला ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने ऐसा काम किया कि महिलाओं को मज़ारों पे, पीरों के पास जाने पर बैन कर दिया था मुस्लिम महिलाओं के। और दूसरा साथ ही साथ एक बहुत बड़ा काम इसने ये किया था कि जो मुहर्रम में, जो करंट में भी निकलता है, जो तजिया, इस्लाम धर्म के लिए बड़ा सा तजिया इंपॉर्टेंट होता है, मुहर्रम के टाइम में निकाला जाता है। तो तजिया पे इसने बैन कर दिया था। इसे लगता था ये कस्टम सही नहीं है। तो ऐसे में दिख रहा है कि सिकंदर लोदी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों के प्रति भी कठोर रूल अपनाता था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर बनता है कभी भी कि तजिया पर किसने बैन किया था, तो सिकंदर लोदी ने, मुहर्रम के टाइम में। अनफॉर्चुनेटली 21 नवंबर 1517 को इसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद इसका सक्सेसर आता है इब्राहिम लोदी। देखते हैं फिर इब्राहिम लोदी के विषय में। देखिए, इब्राहिम लोदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कैसे? बाबर इन्वेड करता है इंडिया में और मुगल एम्पायर स्टेब्लिश करता है, ये इब्राहिम लोदी को ही हराकर। उसे हम देखते हैं। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम इसे देखते हैं। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी जो था बहुत ही इंटॉलरेंट पर्सन था। जितने भी उसके नोबल्स थे, अमीर थे, उसके जितने भी सरदार थे, उनके प्रति इनका रुख जो था बड़ा ही कठोर रहता था, हार्डशिप अपनाता था। हमेशा उनके खिलाफ षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना इसके लिए एक नॉर्मल बात थी। तो ऐसे में जितने भी इसके सरदार थे, रूलर थे, वो सब इसके अगेंस्ट हमेशा रहते थे। इसी के रेफरेंस में 1518 में देखते हैं कि बैटल ऑफ खतौली इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है इससे। हमेशा पूछा जाता है बैटल ऑफ खतौली किसके किसके बीच में हुआ था, तो हम याद रखेंगे इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, जो मेवाड़ का रूलर था। मेवाड़ कहाँ? वर्तमान का जो राजस्थान वाला इलाका है, जो नीचे हम राजपूताना एरिया जिसे कहते हैं, राजस्थान पर्टिकुलर एरिया, वो हमारा मेवाड़ कहलाता है। वहाँ का रूलर था राणा सांगा। इसने बैटल ऑफ खतौली में 1580 में इब्राहिम लोदी को बहुत बुरे तरीके से हराता है। तो एक पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि इब्राहिम लोदी बहुत ज़्यादा ताकतवर रूलर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा शासक जो पर्टिकुलर उसके अंडर में ही शायद हो सकता उस समय होगा, राणा सांगा, उसने उसे बैटल ऑफ खतौली में 1518 में हरा दिया। तो एक उसकी जो कमजोरी थी, जो वीकनेस थी, वो दुनिया के सामने आ चुकी थी। इसी रेफरेंस में इसका एक गवर्नर था पंजाब का, दौलत खान, वो बाबर को इंडिया में इनवाइट करता है इन्वेड करने के लिए और इब्राहिम लोदी को अनसेटल करने के लिए। इसी के इनविटेशन पर बाबर इंडिया आता है और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के फर्स्ट वॉर होता है। तो हम देखेंगे कैसे पानीपत का फर्स्ट वॉर होगा।
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब हम मुग़ल एम्पायर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रीफली यहाँ देख लेते हैं कि बाबर आ रहे हैं दौलत खां के इन्विटेशन पर इंडिया, और बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो अप्रैल 1526 को हो रहा है, उसमें इब्राहिम लोदी को बहुत बुरे तरीके से हराता है और नए एरिया जीतता है, और साथ ही साथ दिल्ली डायनेस्टी जो पूरी तरह से यहाँ कोलैप्स हो जाती है। अब दिल्ली पर एक नए एम्पायर का राज होता है जो है हमारा मुग़ल एम्पायर। तो हम आगे के वीडियो में मुग़ल एम्पायर कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, कौन कौन से उसके रूलर हो रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इब्राहिम लोदी के साथ ही लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है 1526 में। एक पॉइंट इब्राहिम लोदी से भी याद रखेंगे कि इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर तो था ही लोदी डायनेस्टी का, साथ ही साथ एक ऐसा रूलर भी था जो वार ग्राउंड में मारा गया था। इससे पहले कोई भी ऐसा रूलर नहीं हुआ दिल्ली सल्तनत का जो वार ग्राउंड में मारा गया, तो ये इब्राहिम लोदी था। ये फैक्ट भी हम याद रखेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद देखते हैं कैसे मुग़ल एम्पायर एस्टेब्लिश होता है, मुग़ल एम्पायर कौन कौन से सक्सेसर होते हैं, आगे रूल करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में मुग़ल एम्पायर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.